दोस्तों आज हम आम बजट को बात समझेंगे कि आम बजट क्या होता है जिसको हम यूनियन बजट भी इंग्लिश में कहते हैं। और 2025 का यूनियन बजट हमारा पेश हो चुका है। थोड़ा वीडियो हम लेट बना रहे हैं लेकिन हम पूरी इसकी डिटेल समझाएंगे। बजट क्या होता है और जो हमारा नया बजट बना वो उसमें क्या-क्या बातें रखी गई 2025 में और आर्थिक समीक्षा, ठीक है? सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो बजट पेश होता है, जैसे 2025 का जो बजट पेश हुआ हमारा, तो हमेशा याद रखिए बजट में 3 साल कवर किए जाते हैं। 3 साल का मतलब ये हुआ कि हमारा जो वर्तमान साल चल रहा है यानी 2025, इससे पिछले वाला साल 2024 और इसके आगे आने वाला साल 2026, यानी इन तीनों वर्षों को कवर किया जाता है बजट में। यानी 2024 की जो है हम समीक्षा बताते हैं, आर्थिक समीक्षा जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे, यानी आर्थिक समीक्षा। यानी हमारा जो पहले लक्ष्य रखा था वो हमने कितना प्राप्त किया 2024 में, ठीक है? अब हमारा 2025 में क्या-क्या रहेगा, वो हम बताते हैं। 2026 का हम अनुमान बताते हैं, यानी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है? एक्सपेक्ट कितना करते हैं हम, वो बताएँगे। 2026 का अनुमान और ये वर्तमान स्थिति क्या है, इस समय क्या रहेगी और पहले जो क्या रह चुका, यानी पहले जो हमने प्राप्त किया, वो आंकड़े। यानी 3 साल को कवर किया जाता है पूरे बजट में। ठीक है? तो हम इसको भी समझेंगे क्या-क्या रहा हमारे बजट में। लेकिन सबसे पहले हम देखें बजट होता क्या है? ठीक है? तो बजट हम किसे कहते हैं, कैसे बनता है, क्या होता है, ज़रा ये समझिए आप। बजट हमारा जो है, जो हमारे हिंदुस्तान का बजट है, वो आती है राजकोषीय नीति के अंतर्गत, यानी फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत हमारा बजट आता है। अब फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? फिस्कल पॉलिसी पॉलिसी जो होती है, उसमें सार्वजनिक आय को लिया जाता है, यानी जो सार्वजनिक आय है, सार्वजनिक व्यय है, यानी इनकम, एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक आय, यानी इनकम, सार्वजनिक ऋण, यानी डेब्ट हमारा, करारोपण, टैक्सेशन, बजट घाटे, सब्सिडी और हीनार्थ प्रबंधन जिसको हम कहते हैं और घाटे की वित्त व्यवस्था, ये सारा चीज़ें जितनी भी हैं, वो कहलाती हैं राजकोषीय नीति, यानी फिस्कल पॉलिसी। ये सारी चीज़ें हमारी फिस्कल पॉलिसी कहलाती हैं, ठीक है? फिस्कल पॉलिसी, ठीक। अब हम चलते हैं राजकोषीय नीति, इनके घटक क्या हैं? राजकोषीय नीति के जो घटक होते हैं, वो क्या होते हैं? यानी इनके घटक। तो पहला घटक जो इसका सरकार का जो बजट हमारा 2025 और 26 में जो पेश हुआ, वो है। क्या है? अब वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले जान लीजिए राजकोषीय नीति के जो घटक हैं, सरकार का बजट होता है, टैक्स स्ट्रक्चर होता है दूसरा और तीसरा होता है विभिन्न प्रकार के घाटे। लेकिन हमको ये चीज़ नहीं पढ़नी आज और ये नहीं पढ़ना, हमको खाली पढ़ना है सरकार का बजट क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले बजट जान लीजिए, आर्टिकल 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है? वार्षिक वित्तीय विवरण यानी फाइनेंशियल, मतलब 1 ईयर में जो फाइनेंशियल यानी वार्षिक वित्तीय विवरण, उसका जो डिस्क्रिप्शन पूरा होता है, फाइनेंशियल डिस्क्रिप्शन जो होगा, वो कहलाता है उसे हम आम बजट कहते हैं, ठीक है? वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे आम बजट कहा जाता है। ये आर्टिकल संविधान के आर्टिकल 112 में रखा गया है। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसका भी कोई बजट होता है, जो हमारे स्टेट है इंडिया में, उनका भी अपना-अपना बजट है, तो वो आर्टिकल 202 में रखा गया है। संविधान का जो आर्टिकल है, 202 में रखा गया है और 112 में सेंटर का बजट, यानी आम बजट, यूनियन बजट जिसको बोलते हैं हम। अब हम ज़रा थोड़ा बैक में चलते हैं और समझते हैं कि पहला जो बजट था, हमारा प्रथम बजट 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन ने लॉर्ड कैनिंग, जो गवर्नर जनरल थे हमारे लॉर्ड कैनिंग, उनके टाइम में जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया, ठीक है? पहला बजट 1860 में। उसके बाद जब भारत आज़ाद हो गया तो स्वतंत्र स्वतंत्र भारत का पहला जो बजट था 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया और ये पेश किया था आर के शनमुग चेट्टी ने, ठीक है? सॉरी। तो आर के शनमुग चेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था ये पहला बजट भारत का स्वतंत्रता होने के बाद, जब भारत आज़ाद हो गया था तब। फिर क्या हुआ, बजट पेश किया जाने लगा। लेकिन 1924 में क्या हुआ कि विलियम एकवर्थ समिति एक बनी, उसके आधार पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। यानी 1924 से पहले एक ही बजट था, यानी एक आम बजट था और उसी में ही रेल बजट भी था, इसी में इंक्लूड था। लेकिन 24 के बाद क्या हुआ, रेल बजट और आम बजट दोनों अलग-अलग हो गए। ठीक है भैया। उसके बाद 2017 में 18 में क्या हुआ, जब मोदी जी की सरकार आई तो रेल बजट को उठा करके फिर आम बजट में सम्मिलित कर दिया गया। ठीक है? आम बजट में शामिल कर दिया गया और बजट जो था हमारा वो 28 या 29 फरवरी को पेश किया जाता था अब तक। लेकिन 2017-18 में क्या हो गया, मोदी जी की सरकार में 1 फरवरी से बजट प्रस्तुत किया जाने लगा, यानी 28-29 फरवरी की बजाय 1 फरवरी से बजट पेश किया जाने लगा। पहले 28-29 फरवरी को पेश होता था। ठीक है? इस उधर निर्मला ताई ने जो हमारी बजट पेश किया है, 1 फरवरी को पेश किया है।
अच्छा, उससे पहले यानी 1 फरवरी से 1 दिन पहले यानी 31 जनवरी को आर्थिक समीक्षा पेश की जाती है। पहले क्या होता था? जैसे 28 को बजट पेश होना है तो 27 को आएगी। 1 दिन पहले आर्थिक समीक्षा बताई जाती है। यानी हमने क्या-क्या प्राप्त किया और क्या-क्या हमारे अनुमान हैं आगे के, ठीक है? आर्थिक समीक्षा जो है, वो भी हम आपको समझाएँगे आगे इसी वीडियो में, ठीक है? तो सबसे पहले हम समझ लें बजट को क्या है, फिर उसके बाद हमारा आम बजट क्या था और हमारी आर्थिक समीक्षा क्या थी, ये भी हम आपको डिटेल में समझाते हैं अभी, ठीक है? तो बजट में क्या होता है? बजट में लगातार 3 वर्षों की प्राप्तियाँ और व्यय का विवरण होता है, जो कि अभी हमने बताया ही था ऊपर आपको। आगामी वित्तीय वर्ष बजट, चालू वित्तीय वर्ष संशोधित अनुमान 3 जो होती है हमारी, आगामी वित्तीय वर्ष बजट, चालू वित्तीय वर्ष संशोधित अनुमान और पिछले वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियाँ है। ये 3 चीज़ें रखी जाती हैं और बजट का मतलब होता है इनकम एक्सपेंडिचर एग्जम्पशन। असली मतलब यही होता है बजट का। फिर हम आ जाएँ, बजट कितने प्रकार के होते हैं? तो एक समान मद बजट होता है, एक होता है निष्पादन बजट, एक होता है आउटकम बजट और एक होता है शून्य आधारित बजट, एक होता है जेंडर बजट, ठीक है? एक और होता है बजट घाटा, वो बाद बाद में समझेंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिए, हमारा जो एक समान मद बजट होता है, वो क्या होता है? एक समान मद बजट जो होता है, ऐसा बजट जो अलग-अलग वित्तीय विवरण मदों को लागत केंद्रों तथा विभागों द्वारा समूहकृत किया जाता है, ठीक है? उसको हम कहते हैं एक समान मद बजट, ठीक है? अच्छा, फिर आता है निष्पादन बजट। थोड़ा हल्के से समझ लीजिए, बाकी तो डिटेल आप अपनी बुक से ही पढ़िएगा, ठीक है? उसमें ज़्यादा डिटेल में रहता है, आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा, हम आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं बजट का क्या होता है, ठीक है? दूसरा निष्पादन बजट, यानी भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 1975-76 के आम बजट में निष्पादन बजट की शुरुआत की गई, यानी 1975-76 के आम बजट में इसको हमने स्टार्ट किया, निष्पादन बजट। अब ये होता क्या है निष्पादन बजट? ये जान लीजिए, पारंपरिक एक समान मद बजट के विपरीत निष्पादन बजट के से संगठन के लक्ष्य एवं उद्देश्य परिलक्षित होते हैं। किसी भी संगठन के लक्ष्य और उद्देश्य परिलक्षित होते हैं, तो उसी में होता है निष्पादन बजट, ठीक है? उसके बाद फिर आता है आपका आउटकम बजट। आउटकम बजट क्या होता है? इसमें जो है सरकार के विभिन्न विकासात्मक कार्यों कार्यक्रमों के परिणामों को प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है? और आउटकम बजट को जो है पारित किया गया था 25 अगस्त 2005 को, 25 अगस्त 2005 को, ठीक है? उसके बाद फिर आता है शून्य आधारित बजट। शून्य आधारित बजट क्या होता है? तो ये 1970 में ये विचारधारा आई थी, शून्य आधारित बजट की, और 1986 में ये लागू की गई, ठीक है? 1986 में शून्य आधारित बजट पद्धति को लागू किया गया। तो शून्य आधारित बजट जो होता है, इसमें हम जब आम बजट को जो हम प्रस्तुत करते हैं, तो उसको ज़ीरो मान लेते हैं। मतलब प्रत्येक बजट पद्धति जो चक्र होती है, वो शून्य से शुरू होती है। इसीलिए इसको शून्य आधारित बोला जाता है, यानी ज़ीरो मान करके स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है? तो शून्य आधारित बजट होता है, ठीक? उसी को कहते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है जेंडर। जेंडर बजट क्या होता है? जेंडर बजट जो हमारा स्टार्ट हुआ था इंडिया में 2005 और 6 में। 2005 और 6 में जेंडर बजट स्टार्ट हुआ था हमारा, और जेंडर बजट जो है, सबसे पहले ये 1982 में ऑस्ट्रेलिया में इसको पेश किया गया था जेंडर बजट को, और एक ऐसा बजट जो संसाधनों एवं कार्यों का आवंटन लिंग के आधार पे यानी जेंडर के आधार पे किया जाए, यानी किसी भी कार्यक्रम को जेंडर के आधार पे चलाया जाए कि ये इनके लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, तो किसी तरीके का कोई जेंडर उसमें शामिल करा जाए, या बच्चों के लिए किसी भी तरीके का जेंडर अगर जो शामिल किया जाता है, तो उसको हम जेंडर बजट कहते हैं। तो शॉर्ट में ये समझ लीजिए कि जेंडर बजट क्या होता है, ठीक है? उसके बाद फिर आपका आ जाता है केंद्रीय बजट। जो हमारा केंद्रीय बजट है, यूनियन बजट जो होता है, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट 2 भागों में बँटा होता है। राजस्व बजट क्या होता है? राजस्व बजट को आप समझ लीजिए थोड़ा-सा। राजस्व बजट बजट जो होता है, राजस्व बजट राजस्व बजट में जो होता है, राजस्व प्राप्तियाँ होती हैं, राजस्व प्राप्तियाँ, ठीक है? और राजस्व व्यय, यानी हमारी राजस्व का मतलब रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसी को हम कहते हैं राजस्व बजट। यानी कितना हमने कमाया और कितना हमने खर्च किया। अब प्राप्तियाँ कहाँ-कहाँ से होती हैं? तो प्राप्तियाँ जो हमारी होती हैं, टैक्सेस से होती हैं, कर राजस्व से होती है, ठीक है? नॉन टैक्सेस से भी प्राप्तियाँ मेरी होती हैं, ठीक है? नॉन टैक्सेस से होती है, जैसे सरकारी उपक्रम है, ब्याज की प्राप्तियाँ हैं, शुल्क है, और करेंसी की छपाई है, नोट की छपाई है टकसाल से, और कई एक और भी स्रोत हैं, ठीक है? अब राजस्व व्यय क्या होता है? यानी ब्याज का भुगतान करना, जो हमारे ऊपर जो कर्ज़ा लदा है उसका ब्याज भी तो देना है, उसका भुगतान किया गया, ठीक है? सब्सिडी दी गई, सब्सिडी जो होती है वो आती है इसमें शामिल, जैसे हम सब्सिडी चीज़ों पे देते हैं।
फिर रक्षा पे हम खर्च करते हैं, रक्षा का हो गया। राज्यों को अनुदान देते हैं, वो भी व्यय हो गया, राज्यों को अनुदान, ठीक है? इसके अलावा सामान्य सेवाएँ, जो हमारी नॉर्मल सेवाएँ होती हैं, जो देते हैं हम देश की तरफ से, सरकार की तरफ से सेवाएँ दी जाती हैं, जैसे पुलिस है, आपका पुलिस है, प्रशासन है, इस पर व्यय किया जाता है, ठीक है? रेल वगैरह है, ये सामान्य सेवाएँ में आ जाएँगी, तो जो हमारा खर्चा होता है, तो वो इसको हम कहते हैं राजस्व बजट, ठीक है? इसके बाद दूसरा होता है पूंजीगत बजट। तो पूंजीगत क्या होता है? पूंजीगत बजट। पूंजीगत बजट में क्या होता है? पूंजी प्राप्तियाँ, पूंजी प्राप्तियाँ और पूंजी व्यय, 2 ही चीज़ होती है, प्राप्तियाँ और व्यय। बजट में होते क्या है? इनकम, एक्सपेंडिचर। अब प्राप्तियाँ कहाँ-कहाँ से होती है पूंजी प्राप्तियाँ? पूंजी प्राप्तियाँ जो हमारी होती हैं, हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो आंतरिक बाज़ार, उधारी से प्राप्त करते हैं हम, ठीक है? विदेशी ऋण, जो हमको विदेशी फ़ॉरेन से जो ऋण मिलता है, जो हमको पैसा मिलता है, लोन मिलता है, वो ऋण वसूली भी हम करते हैं बाहर से, किसी को हमने दिया, उससे ऋण वसूली करी, ठीक है? इसके अलावा विनिवेश, यानी डिसइन्वेस्टमेंट, यानी बाहर की कंपनियाँ यहाँ पैसा लगाएँ, तो उससे हमको प्राप्तियाँ हुई, पैसा मिला, ठीक है? एक्सपेंडिचर समझते हैं, एक्सपेंडिचर में क्या-क्या आ जाता है? जो हम कहीं निवेश करें, एक्सपेंड करें, निवेश किया किसी मुल्क में, किसी कंपनी में, ठीक है? ऋण दे रहे हैं हम, अपना जो कर्जा है वो दे रहे हैं, ठीक है? और ऋण वितरण, यानी ऋण वितरण भी इसमें आ जाता है, ठीक है? तो ये पूंजीगत व्यय हो गया। यानी हमारा जो बजट है, उसमें राजस्व बजट आता है और पूंजीगत बजट, दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है? इसके बाद फिर हम आ जाते हैं, हाँ, बजट घाटा। बजट घाटा क्या होता है? अगर जो हम खर्चा ज़्यादा करें, कमाई कम करें, यानी हमारी कमाई जो है, वो कम हो और खर्चा ज़्यादा है, तो हमको क्या होगा? घाटा होगा, उसी को हम बजट घाटा कहते हैं, ठीक है? व्यय ज़्यादा, प्राप्तियाँ कम, तो बजट घाटा होगा। लेकिन घाटे का बजट भारत के लिए अच्छा माना जाता है। यानी जो घाटे का बजट होता है, भारत के लिए अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए हमने किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाया, हमने कमाया कम, लगाया ज़्यादा, ठीक है? तो उस देश का तो विकास हो जाएगा, हमारे देश में विकास चाहिए, तो देश का विकास हो गया, लेकिन हमें कम आमदनी कम हुई है, तो हम क्या करेंगे? अपनी आमदनी के सोर्सेज़ बढ़ा लेंगे, यानी हम टैक्सेस बढ़ा करके हम इस घाटे को पूरा करेंगे। जो ये बीच का घाटा है, इसको हम टैक्सेस बढ़ा करके पूरा कर लेंगे, ठीक है? और हम देश का विकास चाहते हैं, विकास होना चाहिए, ठीक है? सरकार विकास के लिए होती ही, ठीक है? अब हम देखते हैं यूनियन बजट की मुख्य बातें क्या-क्या हैं। तो ज़रा यूनियन बजट में हम आते हैं और यूनियन बजट की मुख्य बातें देखते हैं हम, ठीक है? यूनियन बजट की मुख्य बातें क्या-क्या हैं? तो चलते हैं यूनियन बजट में हम और इसको हम समझते हैं, ठीक? अब ये हमारा यूनियन बजट है, पेश किया है निर्मला ताई जी ने और उसकी ज़रा हम रूपरेखा आपको दिखा देते हैं कि क्या इसमें है। मेन-मेन बातें बताएँगे, वैसे तो बहुत लंबा है, तो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बस आप उतना समझिए, ज़्यादा चक्कर में मत रहिएगा, ठीक है? इकोनॉमिक्स में जो ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं, मेन-मेन आंकड़े पूछे जाते हैं, वही करंट अफ़ेयर्स से, तो हम वो आपको एक नज़र दिखा देते हैं कि इसमें से ही क्वेश्चन आ सकते हैं आपके और क्या-क्या है, तो चलिए देखते हैं हम पूरा, ठीक है? ये बजट है और इसको निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया था 1 फरवरी 2025 को। इन्होंने क्या कहा, मैं 2025 के लिए बजट प्रस्तुत करती हूँ। प्रस्तावना में क्या रखा गया कि यह बजट विकास में तेज़ी लाने के लिए, समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए, निजी क्षेत्र के निवेशों में नई जान डालने के लिए, परिवारों को मनोभावों को उल्लास भरने के लिए और भारत के लिए बढ़ते मध्यम वर्ग की खर्च करने की शक्ति को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार के प्रयासों को जारी रखेगी। ये बजट की प्रस्तावना है इनकी। ठीक है? तो चलो अब पढ़ते हैं हम, आगे चलते हैं इसमें। तो बजट की जो विषय वस्तु है, हमारी अर्थव्यवस्था सभी प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के बीच सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पिछले 10 वर्षों में हमारे विकास की ट्रैक रिकॉर्ड और ढांचागत सुधारों ने विश्व का ध्यान हमारी ओर खींचा है। ठीक है? तो ये इनका वो था और इन्होंने एक सेंटेंस पढ़ा था इसमें कि एक महान तेलुगु कवि हैं गुराजादा अप्पा राव। इन्होंने कहा था डिसामेट मट्टी डोई डिसामेट मनुशोली, ठीक है? इसका मतलब ये होता है कोई देश केवल उसी मिट्टी से नहीं है, बल्कि देश उन लोगों से है, मतलब देश जो है वो मिट्टी से नहीं है बल्कि वहाँ के लोगों से, ठीक है? ये देश की परिभाषा बताई इन्होंने, चलिए ठीक है। इन्होंने क्या रखा है इसमें शामिल? यानी विकसित भारत में हमारा क्या होगा? गरीबी से मुक्ति, गरीब नहीं रहेंगे यहाँ, ठीक है? गरीबी हटा दो, गरीबों को ही हटा दो, ठीक है? चल रहा है वही प्रयास। शत प्रतिशत अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, बेहतरीन सस्ती और सर्व सुलभ स्वास्थ्य सेवाएँ, शत प्रतिशत कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार, आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएँ, हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाया जाएगा, फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है? यानी खाने की टोकरी। फिर उन्होंने रखा कृषि के विकास उत्पादन में को गति प्रदान करना, ग्रामीण संपन्नता रखी इन्होंने, ठीक है? फिर रखा हमारे 4 शक्तिशाली इंजन क्या-क्या हैं? कृषि है, एमएसएमई है, निवेश है और निर्यात है। ये उन्होंने 4 हमारे शक्तिशाली इंजन बताए।
ईंधन हमारे सुधार करेंगे। हमारा मार्गदर्शक प्रेरणा है समावेशिता और लक्ष्य है विकसित भारत, ये इन्होंने रखा। ठीक है? 6 क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार करेंगे यानी टैक्सेशन में, विद्युत क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, खनन क्षेत्र में, वित्तीय क्षेत्र और विनियामक क्षेत्र। ठीक है? और टैक्सेशन में इन्होंने क्या टैक्सेशन जानते ही हैं आपका जो है इनकम टैक्स वगैरह में छूट दी है जो इन्होंने 12 लाख तक छूट दी है। नॉर्मल व्यक्ति को 12 लाख और सरकारी कर्मचारी जो हैं उनको दिया है यानी टैक्स जो सर्विस वाले हैं उनको 12.75 लाख की इनकम टैक्स में छूट दी है। इसके लिए हमने एक वीडियो डाल रखा है वो देख लीजिएगा आप उसमें क्या स्लैब्स रखा है इन्होंने सब पूरी डिटेल हमने समझा दी है। फिर उन्होंने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम शुरू किया है। ग्रामीण संपन्नता और अनुकूल निर्माण इन्होंने चालू किया। दलहन में आत्मनिर्भरता यानी 50% तक फसल क्षेत्र को बढ़ाकर इसमें सहयोग दिया जाएगा। सब्जी और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम इन्होंने चलाया है। ठीक है? बिहार में मखाना बोर्ड बनाएंगे। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन मछली के लिए भी इन्होंने बहुत कुछ काम किया है। 60,000 करोड़ इन्होंने निर्यात पे रखा है। कपास उत्पादन मिशन चालू किया। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण देना। असम में यूरिया संयंत्र लगेगा। ठीक है? और क्रेडिट कार्ड के लिए जो किसानों के लिए रखा है 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है? फिर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक के रूप में भारतीय डाक को 1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों को भारतीय डाक पेमेंट बैंक और 2.4 लाख डाक सेवकों के लिए विशाल नेटवर्क की सहायता दी है और एनडीसी को सहायता दी है। दूसरे इंजन के रूप में इन्होंने सूक्ष्म, लघु और मध्यम यानी एमएसएमई वो रखे हैं, तो उसमें भी मापदंड इन्होंने रखा है। गारंटी कवर के साथ ऋण उपलब्धता में पर्याप्त वृद्धि की है। ठीक है? उसके बाद सूक्ष्म उद्योगों के लिए क्रेडिट कार्ड, स्टार्टअप के लिए निधियों का कोष, पहली बार उद्यमियों के लिए नई योजनाएँ चालू की इन्होंने। ठीक है? खिलौना क्षेत्र के लिए उपाय किए, प्रसंस्करण के लिए सहायता थी, विनिर्माण मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाना है इनको, स्वच्छ प्रौद्योगिकी निर्माण है। ठीक है? इसके अलावा टिंकरिंग प्रयोगशाला, अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला चालू की है। ठीक? राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता के आईआईटी में क्षमता बढ़ा दी इन्होंने। आईआईटी में क्या किया है कि 23 आईआईटी में विद्यार्थियों की कुल संख्या में 100% की वृद्धि कर दी है। यानी 10,000 में 65,000 से बढ़ा के 1,35,000 कर दी गई है। ठीक है? आईआईटियंस की। शिक्षा हेतु एआई में उत्कृष्टता, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही चल रही है आजकल, इसके ऊपर काफ़ी चल रहा है बहस। और चिकित्सा शिक्षा जो है 1.5 लाख स्नातक से 130% की वृद्धि कर दी गई है इसमें। यानी 75,000 सीटों को जोड़ दिया गया है एमबीबीएस वगैरह डॉक्टर जो होते हैं उनके लिए। और उसके बाद ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म कामगारों के लिए कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना चालू की है। ठीक है? जल जीवन मिशन चालू किया है। विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन चालू किया गया है। 2047 तक लक्ष्य रखा गया है। 2047 तक के कम से कम 100% गीगावाट 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का विकास रखा गया है लक्ष्य इन्होंने। और बिहार में ग्रीनफ़ील्ड एयरपोर्ट, ठीक है? मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना चालू की गई है। तो भारत में चिकित्सा, पर्यटन और स्वास्थ्य लाभ, ठीक? ये कुछ बातें इन्होंने मेन-मेन रखी हैं, ठीक है? तो बाकी तो आपको हम शॉर्ट में एक बार और समझा देंगे। फिर आर्थिक समीक्षा भी ज़रा हम समझ लेते हैं, आर्थिक समीक्षा क्या रही है हमारी? तो आर्थिक समीक्षा देखिए, आर्थिक समीक्षा जो है 2024-25 की जो आर्थिक समीक्षा थी, उसमें जो बातें रखी गई हैं, तो मेन हम आ जाते हैं उस पे कि रुपया आता कहाँ से? बजट में 2025 में जो रखा गया है, रुपया कहाँ-कहाँ से आता है, ठीक है? और रुपया कहाँ-कहाँ जाता है? तो ज़रा देखिए, जो हमारा पैसा आता है, ये बोरोइंग अदर लायबिलिटीज़ वहाँ से 24% हमको प्राप्त होता है। कॉर्पोरेट टैक्स से हमको 17% प्राप्त होता है, सबसे ज़्यादा बोरोइंग से प्राप्त होता है। पहले कॉर्पोरेट टैक्स था, वो कम हो गया है, ठीक है? नॉन डेब्ट कैपिटल से 1% प्राप्त होता है, नॉन टैक्स रिसीप्ट से 9% प्राप्त होता है, जीएसटी से हमारा 18% प्राप्तियाँ होती है, यूनियन एक्साइज़ से 5%, कस्टम्स से 4%, इनकम टैक्स से 22% प्राप्त होता है। तो टोटल 100 रुपीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से 100% का, ठीक है? फिर हमारा रुपया जाता कहाँ है? ज़रा रुपया देखिए, ₹100 का जो हम खर्च कर रहे हैं, तो जाता कहाँ-कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा हमारा जो एक्सपेंडिचर होता है, वो होता है 22% स्टेट शेयर एंड टैक्सेस ड्यूटीज़ में होता है, ठीक है? उसके बाद 4% पेंशन में जाता है, अदर एक्सपेंडिचर में 8% जाता है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में 8% जाता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम यानी एक्सक्लूडिंग कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस एंड मेजर सब्सिडीज़ पे 16% जाता है। इंटरेस्ट पेमेंट पे जो हमारा इंटरेस्ट देना पड़ता है, जो हमने लोन ले रखे हैं 20% उस पे जाता है और डिफेंस पे 8%, मेजर सब्सिडीज़ पे 6%, फाइनेंस कमीशन अदर ट्रांसफर्स पे 8% जाता है। यानी सबसे ज़्यादा पैसा जो हमारा खर्च हो रहा है, वो इंटरेस्ट में खर्च हो रहा है और या फिर स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस ड्यूटीज़ में। नंबर 1 पे ये है, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस ड्यूटी, नंबर 2 पे ये है, ठीक? अब हमारा जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट पूछा था एग्ज़ाम में, राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट क्या है? तो 4.4% यानी जीडीपी का 4.4% फिस्कल डेफिसिट। राजस्व घाटा क्या है? यानी जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है 1.5% है जीडीपी का। प्रभावी राजस्व घाटा जो है 0.3% है और प्राथमिक घाटा जो हमारा है 0.8% है। ये 4 आंकड़े आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
अब हमारा देख लें, ये हमने ग्राफ से इसमें समझ रखा है, इन्होंने जो ग्राफ पेश किया है ये वित्त मंत्रालय से ही जारी हुआ है। फिस्कल डेफिसिट 4.4%, आपका रेवेन्यू डेफिसिट 1.5%, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 0.8%, 0.3% प्राइमरी डेफिसिट, इफेक्टिव डेफिसिट 0.3% और प्राइमरी डेफिसिट से 0.8%। अभी ऊपर जो समझाया था वही ग्राफ से समझाया गया है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फिर आपका आ जाता है कर प्राप्तियों में रुझान, यानी 12% जीडीपी का 12% है ये, और आपका निवल प्राप्तियाँ 0.8%, नहीं ये नहीं है निवल, तो छोड़ दीजिएगा आप, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और फिर आपका आ जाता है डिफेंस, डिफेंस पे इतना रुपया दिया, डिफेंस वाला ज़रूर याद रखिएगा। और ये रेलवे वाला भी याद रखिएगा, रेलवे को भी करीब 2.5 लाख करोड़ रुपया दिया गया है रेलवे के लिए, ठीक है। तो ये मेन आंकड़े आपके जो थे बजट के और आर्थिक समीक्षा के ये थे। इसके अलावा जीडीपी पे भी पूछ लेते हैं कि जीडीपी क्या, मतलब कितनी विकास दर कितनी रही और क्या अनुमान है, इस टाइप से क्वेश्चन भी आते हैं। तो जीडीपी का एक आंकड़ा है आपका, याद रखिएगा, ये जीडीपी जो है हमारी, ये आने वाले जो साल है यानी 2025-26 में जो जीडीपी हमारी रहेगी, 2000, आप ये समझ लीजिए कि हमारी जो जीडीपी रहेगी, जीडीपी का आंकड़ा ज़रूर याद रखिएगा आप, इसलिए हम आपको बताया दे रहे स्पेशली 2025-26 में जो रहने का अनुमान है 6.3% से 6.8% तक रहने का अनुमान है। और जो हमारी रही थी वो हमारी जो पिछले साल रही यानी 2024-25 में जो जीडीपी रही थी हमारी, वो 6.4%। ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, याद रखिएगा आप, ठीक है। तो हम समझते हैं आपको बजट समझ में आ गया होगा, आर्थिक समीक्षा समझ में आ गई हो, क्या बजट में रखा गया, ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है।